हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेंस के उत्तर लेखन कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे मैंने पहले ही अनाउंसमेंट किया है कि प्रत्येक रविवार को 10 बजे हम मेंस का एक प्रश्न लेंगे जो आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी में ऑप्शनल में आया है और आपके साथ उसकी फ्रेमिंग करेंगे। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हमने पहले से ही आपके समक्ष डिस्कस कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि पेपर 1 में हमारे 24 यूनिट है, पेपर 2 में हमारे 27 यूनिट है। एक यूनिट से एक प्रश्न लेंगे एवरी संडे 10 बजे। तो आज ये पहली क्लास होगी उस संदर्भ में। यूनिट 1 का पाठ्यक्रम क्या है हमने पहले ही आपको दे दिया है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने आपको बता दिया है और आपसे कहा था हमने कि उनमें से किस प्रश्न की फ्रेमिंग चाहते हैं आप, वो आप हमें भेजें व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा, और उसका नंबर भी हमने व्हाट्सएप का आपको प्रोवाइड कराया था। कई छात्रों ने हमें प्रश्न लिखकर भेजे। हमने ये आपसे कहा था कि यहाँ पर हम एक प्रश्न की चर्चा करेंगे और अगर आपको कोई समस्या भी होती है तो आप मुझसे मुखर्जी नगर में एवरी संडे 4 to 6 PM 4 से 6 बजे के मध्य प्रत्येक रविवार को आप मिल सकते हैं। आज भी एक प्रश्न हम लेंगे, छात्र का नाम भी बताएंगे, जिस छात्र का प्रश्न हमने उठाया है उसका नाम भी बताएंगे और उस प्रश्न की पूरी फ्रेमिंग करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। आप में से जो छात्र उसको दिखाना भी चाहते हैं तो मुखर्जी नगर में लाइव मिल सकते हैं 4 से 6 के मध्य। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, हम आपको बुलाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक साथ बुलाना संभव नहीं होता है। आपसे 1 to 1 मीटिंग हम करेंगे। लास्ट में वो नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो नए छात्र जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मेंस के लेखन के संदर्भ में एक बात आपको ध्यान में रखना है। ये बात पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर लेखन का क्या महत्व होता है। आईएएस बनने और आईएएस न बनने के मध्य जो सबसे बड़ा कारक है मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में, वह है लेखन। अगर आप अपने विचारों को, अपनी बातों को अच्छे प्रकार से नहीं लिख पाते हैं तो आईएएस बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस कार्यक्रम को आप बहुत गंभीरता से लेंगे। हम इस कार्यक्रम के दौरान अनेक छात्रों की भी चर्चा करेंगे लेखन में, कैसे लेखन में विशेष कार्य करने से पहले उनके नंबर कैसे आए थे, लेखन पर उन्होंने विशेष बल दिया हमारे साथ, कैसे मेंस में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, समय समय पर हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, मेंस का उत्तर लेखन कार्यक्रम है। प्रश्न जो पूछा गया है वह मुझसे पूछा गया है, हिमांशु सिंह के द्वारा व्हाट्सएप आया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के रहने वाले हैं हिमांशु सिंह। आपने ये प्रश्न मुझे दिया है। कई छात्रों के व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आए हैं और उनमें से हम एक प्रश्न चुनेंगे। यूनिट 1 का प्रश्न है, ये जो आपके सामने है वो उन्होंने पूछा है मुझसे, सर इसको फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से फ्रेमिंग बताऊंगा, आप उसका लिख कर अभ्यास करेंगे। जो छात्र मुखर्जी नगर में हैं वो मुझसे मिल भी सकते हैं। आगे हम यूनिट 2 का सिलेबस आपको देंगे, उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम देंगे। यूनिट 3 एंड सो ऑन ऐसे देते रहेंगे और प्रत्येक 10 बजे हम आपसे मिलते रहेंगे। इवनिंग में शाम को आपको लाइव भी हम मिलेंगे मुखर्जी नगर में। कोई भी छात्र हमसे मिल सकता है, चाहे वह हमारा विद्यार्थी रहा हो या आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। कोई भी छात्र व्हाट्सएप नंबर अपना भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज आप भेजिए, हम आपको कॉल करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न जो हिमांशु जी का है वो हमने लिया है। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक साक्ष्य साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? टिप्पणी कीजिए। ये हमारा प्रश्न है 2019 में
यूपीएससी में पूछा गया है। मेंस में सफलता के लिए एक वाक्य हम सदैव आपसे पिछले 2 दशकों से कहते चले आ रहे हैं। वो वाक्य हर एक बच्चे के मस्तिष्क में बिल्कुल बैठा रहना चाहिए। हमारी जो पत्रिकाएं आती थी, बुक आती थी प्रारंभिक परीक्षाओं के दौर में, उसमें भी ये वाक्य सामान्य रूप से हम लिख देते थे। पहले उस वाक्य को हम समझ लेते हैं। उस वाक्य को थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। मुख्य परीक्षा में सफलता विषय के प्रामाणिक ज्ञान तथा उसके सम्यक प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। यानी अगर आपको मेंस में सफल होना है, अच्छे नंबर पाना है, तो 2 बातों पर बल देना होगा। ये बात हमने आपको सदैव बताई है। मुख्य परीक्षा में सफलता ही अंतिम सफलता का एक प्रकार से आधार बनाता है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मेंस में हम कैसे सफल हों, अच्छे नंबर हम कैसे पाएं, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है इसको समझना। इसमें हमने 2 बातें बताई हैं। मुख्य परीक्षा में सफलता विषय के प्रामाणिक ज्ञान तथा उसके सम्यक प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। यहाँ पर 2 शब्दों पर विशेष बल है हमारा। एक तो प्रामाणिक ज्ञान पर और दूसरा सम्यक प्रस्तुतिकरण पर। यानी जिस विषय में जिस टॉपिक का प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में आपका ज्ञान प्रामाणिक हो। इसका तात्पर्य ये है, जो भी आप लेखन कर रहे हैं, जो भी बात आप लिख रहे हैं, जो संकल्पना आप लिख रहे हैं, वह प्रामाणिक हो, पहली बात, अच्छे नंबर पाने के लिए। और दूसरी बात यह है, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो सम्यक हो। आप तो मेंस में जाएंगे नहीं, आप तो अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से तो कहेंगे नहीं, कॉपी जाएगी और कॉपी में आपका नाम तक जो व्यक्ति चेक करता है, एग्जामिनर होता है, उसको ये नहीं पता होता है कॉपी किसकी है। यानी आपको रिप्रेजेंट कौन करता है? आपको रिप्रेजेंट करता है आपका लेखन, जो आप लिखते हैं। तो इसलिए उसका प्रस्तुतिकरण भी ठीक ठीक हो। वास्तव में जो आप लिखना चाहते हैं, वह सही प्रकार से प्रस्तुत भी हो, आपको प्रस्तुत भी कर रहा हो। इसी के आधार पर ही आपका मूल्यांकन होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इन 2 शब्दों को समझ लेते हैं। प्रश्न में आने से पहले हर एक प्रश्न में इस तरह की बात हम आपको करेंगे कि जो प्रश्न है उसका प्रामाणिक ज्ञान पहले हो और फिर कैसे उसको प्रस्तुत करेंगे हम। अब यहाँ पर प्रामाणिक ज्ञान का मतलब क्या है? प्रामाणिक ज्ञान का मतलब क्या है? जो ऑथेंटिक हो। सामान्य शब्दों में आप समझेंगे, जो सिद्ध हो, जो सिद्ध हो। या आप ऐसा भी कह सकते हैं इतिहास के संदर्भ में, जो सर्वमान्य हो। अच्छे नंबर लाने के लिए, इतिहास विषय में अच्छे नंबर पाने के लिए विषय का प्रामाणिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है। जैसे आप जानते हैं, इतिहास का अध्ययन और लेखन लगातार हो रहा है, लेकिन समय के साथ इतिहास लेखन में तमाम बदलाव हो रहे हैं। विचार बदल रहे हैं, संकल्पनाएं बदल रही हैं। तो आपको वही विचार लिखना है, वही कॉन्सेप्ट लिखना है, वही संकल्पनाएं लिखनी है, जो एक प्रकार से प्रामाणिक है आज की तिथि में। प्रामाणिक का तात्पर्य ये है, जिसको हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसको हमारी सरकार, जिसको हमारी एनसीईआरटी, जिसको हमारे इग्नू वगैरह स्वीकृत जिसको प्राप्त हो, ऐसे विचारों को हम प्राथमिकता देंगे। उदाहरण के लिए, जैसे इसको आप समझिए, हर एक टॉपिक में आपको मिलेगा। आप प्राचीन काल को देखिए, मध्यकाल को देखिए, आधुनिक काल को आप देखिए। प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो पहले के विचार हैं, वो अमान्य हो गए हैं। उसके उद्भव के संदर्भ में, उसके पतन के संदर्भ में, कंटिन्यूटी के संदर्भ में जो पुराने विचार हैं, वो अमान्य हो गए। अब हमें नए विचार ही लिखना है, सर्वमान्य विचार लिखना है। उदाहरण के लिए, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? तो पहले ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी सभ्यता संस्कृति से हुआ है।
ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अकस्मात हुआ। अब दोनों प्रकार के विचार अमान्य है, अस्वीकृत है। यदि हम अपने उत्तर लेखन में इनका निषेध करेंगे, इनको बहुत वेटेज हम नहीं देंगे। अब ऐसा विचार जो सर्वमान्य है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, उसके उद्भव के संदर्भ में, कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी सभ्यता नहीं है, ये स्थानीय सभ्यता है। अब स्थानीय सभ्यता के संदर्भ में भी तमाम विचार हैं, तो हम प्राथमिकता इस बात को देंगे और उन जो तमाम विचारों को ही अपने उत्तर लेखन का आधार बनाएंगे। दूसरी बात कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अकस्मात हुआ था। अब इसको अस्वीकृत करते हैं हम, नहीं मानते हैं हम, और ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अकस्मात नहीं हुआ है, बल्कि ग्रेजुअल हुआ है, क्रमिक ढंग से हुआ है। और ऐसे ही पतन के संदर्भ में, ऐसे ही जब मेंस की कक्षाएं आपने की होंगी या आप करेंगे, तो ऐसे सब नए विचारों को आपको जानना होगा उसकी निरंतरता के संदर्भ में। वैसे ही नए विचार आपको वैदिक काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में, गुप्तास के बारे में, गुप्तों की जो स्वर्ण काल की अवधारणा, नए विचार क्या है, नए थॉट्स क्या है, हिस्टोरियोग्राफी से उसका कैसा रिलेशन है, ये सब आपको जानना होगा। ये प्रामाणिक ज्ञान है। मध्यकाल में आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे सुल्तान, बहुत सारे सम्राट जो हुए हैं, बादशाह हुए हैं, उनके बारे में अवधारणाएं बदल रही हैं। जैसे आप एक उदाहरण मैं लेता हूँ फिरोज तुगलक के बारे में या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले की जो अवधारणाएं हैं, वो पागल है, वो सन की है, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। लेकिन आज अवधारणाएं बदल रही हैं, इनको आपको थोड़ा समझना है। औरंगजेब के बारे में कुछ अवधारणाएं बदल रही हैं, इनको आपको समझना है। ऐसे पूरे इतिहास में, आधुनिक भारत में भी, यहाँ तक कि विश्व इतिहास में भी। तो बहुत संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। जब हम एक एक टॉपिक को लेंगे तो सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि प्रामाणिक विचार क्या है। अच्छे नंबर पाने के लिए हमें किन विचारों को जानना है, ये हम पहले उसका अध्ययन करेंगे, पहले उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अच्छे नंबर पाने के लिए हमें विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा, अब ये ज्ञान को कैसे प्रस्तुत करेंगे, इसको प्रस्तुत कैसे करेंगे, यानी इसका लेखन। कभी कभी हमने देखा है बच्चों की, जब हम कॉपी मेंस की पढ़ते हैं तो लिखते चले जाते हैं। बीए एमए की उनकी अपनी आदत है, अपना लिखते चले जाते हैं। कोई उसमें तारतम्यता नहीं होती, कोई उसमें क्रमिकता नहीं होती, कोई उसमें संगठन नहीं होता। तो थोड़े समय बाद ही मन उबने लगता है, और जब मन उबने लगता है तो स्वाभाविक है पूरा उत्तर हम कैसे पढ़ेंगे। और यही बात संभवतः एग्जामिनर के साथ भी होती होगी। जब वो आपका उत्तर ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपको नंबर देंगे। इसलिए आपको ये पक्ष भी पूरा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको बल देना होगा। कैसे लेखन करना है, लेखन में कैसे वैज्ञानिकता लानी है, ये आपको समझना होगा। कैसे वैज्ञानिकता लानी है, हर प्रश्न का नेचर अलग होता है, तो हर प्रश्न का प्रस्तुतिकरण बदल जाएगा। कैसे वैज्ञानिक ढंग से तो इसको प्रस्तुत करेंगे। इसलिए प्रत्येक संडे को, यदि वास्तव में आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो प्रत्येक संडे को 10 बजे आपको उपस्थित होना ही होगा। और आपके लिए तो ये हमने बड़ी विशेष सुविधा दे दी है। आप एक प्रश्न का चुनाव करें, व्हाट्सएप करें, इवनिंग में हमने समय दे दिया है। बहुत समय से आप जानते हैं कि कोरोना पीरियड में कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था। मिलना हमने शुरू किया है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी हम बढ़ाएंगे, अपने कार्यक्रम भी हम बढ़ाएंगे आपके साथ, और उसकी घोषणा इसी मंच से हम करेंगे। तो यहाँ पर कैसे वैज्ञानिक ढंग से लिखेंगे, कैसे कैसे उसका संगठन होना चाहिए। अब कैसी वैज्ञानिकता का मतलब विज्ञान से है। अब इतिहास तो विज्ञान नहीं हो सकता, बिल्कुल। जब आप हिस्टोरियोग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसमें आता है कि इतिहास विज्ञान है या कला है, ऐसा प्रश्न आता है। तो इतिहास कोई भौतिक विज्ञान के समान विज्ञान तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें, उसके अध्ययन में वैज्ञानिकता संभव है, उसके लेखन में वैज्ञानिकता संभव है। वैज्ञानिकता का मतलब उसका एक संगठन होना चाहिए,
उसमें एक क्रमबद्धता होना चाहिए। कैसे क्रमबद्ध हम लेखन करें, कैसे जो हमारा लेखन है उसमें कैसे तारतम्यता हो, कैसे क्रमिकता हो, और जब ये बातें आएंगी तो वो अपने आप से वैज्ञानिकता उसमें समाविष्ट हो जाएगी, जब आपका उत्तर बिल्कुल तार्किक होगा। अब ये कैसे होगा, एक एक प्रश्न में हम लोग इसको सीखेंगे। कैसे पैराग्राफ बनाने हैं, कैसे उसका बिंदुवार लेखन करना है, कैसे हमको एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को जोड़ना है, कैसे हमको भूमिका बनानी है, कैसे हमको निष्कर्ष बनाना है, इनकी क्रमबद्धता कैसे होगी। तो जैसे जैसे आप 10-20 क्वेश्चंस करेंगे ये बात आपको समझ में आने लगेगी। तो ये पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए वैज्ञानिकता का। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आपको दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी होनी चाहिए। एक तो विषय का प्रामाणिक ज्ञान हो, जिसको बहुत संक्षेप में हमने यहाँ समझाया, और नंबर 2 उसका प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक ढंग से आपको करना है। यानी लेखन पर आपको बहुत बल देना है। एक विशेष कक्षाएं इसके लिए होती हैं, तो हम आपको जब प्रश्न लेंगे तो उसी समय हर प्रश्न में कैसे वैज्ञानिक ढंग से उसको लिखेंगे हम आपको समझाएंगे। आपके कोई व्यक्तिगत भी प्रश्न हो, आप कुछ व्यक्तिगत रूप से भी कुछ जानना चाहते हैं या किसी विशेष प्रश्न का लेखन आप जानना चाहते हैं, तो उसकी फ्रेमिंग बना करके संडे इवनिंग में 4 to 6 आप आ जाइए। हम आपके लिए बिल्कुल हमने समय रखा है। जितना मैं आपसे बचा हूँ कोरोना के बाद, उतना ही मैं आपको समय दूंगा। और इसमें हमने कोई बंदिश नहीं रखी है कि हमारे ही विद्यार्थी आएंगे या जो हमारे से जुड़े हुए वही बच्चे आएंगे। कोई भी विद्यार्थी आ सकता है, जो भी मेरी इस वाणी को सुन रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, वो विद्यार्थी जैसा ही है। आप आइए, आपका स्वागत है। 4 to 6 आप हमें मैसेज करिए, अभी हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। अब हम प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न को हम जब लेंगे, अब ये प्रश्न हमारे पास है, इसमें हमको इसकी फ्रेमिंग बनानी है, इसका उत्तर प्रारूप बनाना है। इसका उत्तर प्रारूप बनाना है, कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको हमने देखा है एग्जाम में प्रश्न मिलता है, तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि पेपर पाते ही जैसे उन्होंने प्रश्न को देखा, टॉपिक उनको मिल गया, वो लिखना शुरू कर देते हैं। थोड़े समय के बाद उनकी कलम अवरुद्ध हो जाती है। अब उनको याद आता है कि अरे ये बात तो छूट गई, उसको फिर वो लिखना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आई ये बात तो छूट गई, फिर वो लिखना शुरू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके विषय में प्रवाह नहीं आ पाता, संगठन नहीं आ पाता, क्रमबद्धता नहीं आ पाती। और बीए एमए की तरह, बीए एमए में आप जानते हैं कि पन्ने गिने जाते हैं। जब मैं साइंस के बाद मैं आर्ट स्ट्रीम में आया, एमएससी के बाद जब मैंने एमए किया, तो ये कला हमने वहाँ सीखी, कैसे एमए में बच्चे आंसर लिखते हैं और कैसे जो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से लिखते हैं उनको नंबर कैसे आते हैं, और जो पेज भर कर आते हैं वो कैसे नंबर पाते हैं। ये सब हमने देखा और लंबे शिक्षक जीवन में ये सब बातें हमने अनुभव की है। और इस लंबे अपने अनुभव में ही हम लोग एक अनुमान करते हैं सामान्य रूप से कि कैसे आप उत्तर लेखन करेंगे जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो यहाँ पर इस प्रकार की आदत आपको छोड़नी होगी। नंबर 1, आप पाते ही उत्तर नहीं लिखेंगे। अब प्रश्न आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझना है, ये सबसे प्रमुख बात है। और प्रश्न को समझने के लिए हम उसका कम से कम 2 बार हम उसको पढ़ेंगे। और हमने आपका जो भी यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस दिए हैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने कर दिया है, और आप उसको इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन नहीं आ पाया है, हम उसको अगली बार इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर लेकर आएंगे। प्रश्न है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? टिप्पणी कीजिए। इसको कम से कम आप 2 बार पढ़िए, और पढ़ने के क्रम में इस प्रश्न की कौन कौन से पक्ष हैं
यानी प्रश्न के पक्ष कौन कौन से हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है, यानी कौन कौन से खंड हैं। आप ऐसा कह सकते हैं इस प्रश्न को हम टुकड़ों में बांटेंगे, यानी कैसे इसके हम टुकड़े करेंगे, और ये आंसर फॉर्मेटिंग के लिए जरूरी है। पहले जैसे ही आप प्रश्न पाएंगे 2 बार आप पढ़ेंगे, 1-2 मिनट जो भी समय लगे आप उसको दीजिए, और अगले जो 2, 3, 4, 5 मिनट हैं उसको आप इस बात को सोचने में लगाइए कि इसको हम लिखेंगे कैसे। सामान्य रूप से क्या होता है कि आपको प्रश्न अगर आपने पहले अभ्यास किया है तो एग्जाम में बहुत कम समय में हो जाता है, लेकिन अभी आप राइटिंग शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। एग्जाम में जब आप लंबे समय में 1 साल 2 साल से लगातार लेखन करते हैं तो बड़ी स्वाभाविक तरीके से 1-2 मिनट में ये सारे कार्य हो जाते हैं। हो सकता है आरंभिक समय में आपको 4 से 6 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आप दीजिए। आप अभी सीखने के लिए हैं, आप उसको सीखिए, अपना उत्तर लिखिए। आप संतुष्ट हो जाएं अच्छी बात है, और नहीं संतुष्ट हैं तो आप हमारे पास आइए। कैसे कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको प्रस्तुत करना है, हम वो आपको सिखाएंगे। अब प्रश्न के पक्ष आप इसके टुकड़े बनाएंगे। अब जैसे क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य, एक जो कीवर्ड्स आपको मिलता है वो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का शब्द मिलता है। प्रायः साहित्यिक स्रोतों, एक दूसरा शब्द हमें मिला है साहित्यिक स्रोतों से। ये तो मेन कीवर्ड है। यहां पर लिखा हुआ प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं। टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट उन्होंने आपसे मांगा है। अब कमेंट में जैसे आप जब भी लेखन करते हैं तो अंत में जो शब्द आता है उस पर आपको गौर करना होगा। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो नए आते हैं हमारे पास, अगर हड़प्पा सभ्यता का हमने कोई प्रश्न दिया, मौर्य काल का कोई प्रश्न दिया, मान लेते हैं हमने अशोक के धम्म पर हमने प्रश्न दिया, और अशोक का धर्म क्यों असफल हुआ इस पर हमने प्रश्न दिया, और कहा हमने इसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो कभी कभी बच्चे बिल्कुल प्रश्न को रटे रहते हैं, उसका उत्तर रटे रहते हैं, और वो जैसे ही पाते वो अपना लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी BA MA की जो स्टाइल है वो शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट में क्या पूछा गया इस पर भी आपको बल देना है। वो कह रहे हैं विवेचना कीजिए, उसका अलग अर्थ होगा। वो कह रहे हैं समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, उसका अलग अर्थ होगा। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है टिप्पणी करना है, आपको कमेंट करना है। तो हमारा कमेंट इसके पक्ष में भी हो सकता है और इसके विपक्ष में भी हो सकता है। इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण होगा विषय के प्रामाणिक ज्ञान से। अगर विषय का प्रामाणिक ज्ञान है आपके पास, विषय का ठीक ठीक आपको ज्ञान है, विषय का ठीक ठीक आपको अनुभव है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें हमें क्या करना, हमें पक्ष में जाना है कमेंट में, या हमें विपक्ष में जाना है। तो विषय के प्रामाणिक ज्ञान से ये जुड़ा हुआ है। और दूसरा इसका प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हम प्रश्न के इसके खंड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और उसके बाद हम एक उत्तर प्रारूप बना लेंगे। आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे। एक रफ पेज में हम आंसर फॉर्मेटिंग कर लेंगे कि कैसे हम इसका आरंभ करेंगे, जिसको सामान्य रूप से भूमिका कहते हैं। हम कैसे इसकी भूमिका बनाने वाले हैं। सच कोई भूमिका हम लोग, जैसा आप BA में समझते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं। भूमिका कैसे लिखना है अभी हम आपको बताएंगे। इस में कौन कौन से बिंदु आने वाले हैं, कौन से पैराग्राफ होंगे, उनको सब हमने नोट कर लिया उत्तर प्रारूप में। कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे, जैसे आप प्रश्न पढ़ेंगे इसके खंडाएंगे, तुरंत आपके मस्तिष्क में समाने लगेगा कि कैसे हमें लिखना है, किन किन पक्षों पे हम पैराग्राफ बनाएंगे, इनको हम छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे, कहाँ पैराग्राफ में बिंदु हम लाने वाले हैं। क्योंकि हमने आपको बताया है कि विषय का सम्यक ज्ञान
और उसके प्रस्तुतिकरण पर ही आपका आईएएस बनना निश्चित है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं। इसलिए आपसे जितना भी हो सकता है लेखन पर अभ्यास करें। बिना लेखन के अभ्यास के आपका आईएएस बनना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आपकी तैयारी शुरू हो रही है। आरंभ में कोई भी विषय उठाते हैं, मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, जीएस पोर्शन में, हिस्ट्री पोर्शन पे आपको समझने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और उसका लेखन शुरू कर देना चाहिए। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि आप 2 महीने में सीख लेंगे, 4 महीने में सीख लेंगे। समय थोड़ा-सा लगता है, राइटिंग स्किल सुधारने में थोड़ा समय लगता है और उसमें आपको समय देना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, साथ मिल कर के दोनों लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ऐसा हम आपको बताएँगे। ऐसे-ऐसे हमारे पास विद्यार्थी आए कि विषय को प्रस्तुत तो कर रहे थे, वैज्ञानिकता भी ले आए, लेकिन जब आंसर हमने चेक किए तो पता लगा हिंदी बड़ी अशुद्ध है, हिंदी लिखना नहीं आता। ऐसे विद्यार्थियों की चर्चा करेंगे। हिंदी में बिंदी कहाँ लगानी है, इसका ज्ञान नहीं है। शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं, ये भी नहीं है। तो इसका सामान्य रूप से प्रभाव तो नकारात्मक ही पड़ेगा ना। हम आपका प्रश्न चेक करेंगे और जब बार-बार हमारा टेस्ट खराब होगा कि ये बच्चा तो ये भी नहीं लिख पाता, ये बच्चा तो ये भी नहीं लिख पाता, तो स्वाभाविक है हमारा मूड गड़बड़ होगा। और जब हमारा मूड गड़बड़ होगा तो निश्चित तौर पे जो कलम से अंक निकलने वाले हैं उनकी सीमाएं हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगे। तो जब लिख के आएंगे आप, प्रस्तुतिकरण हो सकता है वैज्ञानिक हो, लेकिन उसका जो भाषा शैली है वो सब लिखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आपकी भाषा कैसी है, आपकी शैली कैसी है, कैसे आपने प्रस्तुत किया है। तो आंसर फॉर्मेटिंग आप बनाएंगे। अब इस विषय के संदर्भ में पहले हम आपसे ये बताते हैं कि इस विषय का प्रामाणिक ज्ञान क्या है। हर विषय के बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे। अब जैसे ये विषय हमारा जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक स्रोतों से जुड़ा हुआ है। पुरातात्विक स्रोत जिसमें है, साहित्यिक स्रोत है। तो इसके बारे में आपका प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान आपका होना चाहिए। अगर ज्ञान अधूरा रहेगा, अगर ज्ञान आपका अपडेट नहीं है, तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव उत्तर में पड़ेगा। उत्तर में बिल्कुल ठोस चीज आनी चाहिए। उत्तर में बिल्कुल ऐसी बात आनी चाहिए जो सर्वमान्य हो, जिसको मतलब स्वीकृत हो, एग्जामिनर को लगे कि नहीं आपको विषय का ज्ञान है। आप वहां सामने नहीं होते हैं, आपको जस्टिफाई करता है आपका लेखन। तो जब भी एग्जामिनर उसको पढ़े, पेपर जब उसका कॉपी चेक हो रही हो, तो उसको ये बात लगनी चाहिए कि नहीं आपको विषय का पूरा ज्ञान है। प्रस्तुतिकरण भी बहुत सुंदर है, तो नंबर क्यों नहीं आएंगे। तो जैसे इस विषय को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि तभी आप उत्तर प्रारूप बना पाएंगे। यह विषय जुड़ा हुआ है ऐतिहासिक स्रोतों से। तो आपका एक टॉपिक है यूनिट 1 जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो है ऐतिहासिक स्रोत। तो विषय के प्रामाणिक ज्ञान में आपको ऐतिहासिक स्रोतों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यह है प्रामाणिक ज्ञान। अब आगे जब बहुत सारे विषय आप लिखेंगे तो उसमें देखेंगे हिस्टोरियोग्राफी का बहुत सारा रोल है, वो सब समझना होगा। दो पक्ष जिसकी चर्चा हमने किया है, विषय का प्रामाणिक ज्ञान और उसका प्रस्तुतिकरण, यानी विषय के बारे में आपका ठीक ठीक ज्ञान हो और उसका प्रस्तुत कैसे करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, आपकी भाषा कैसी है, वो दूसरा पक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत जैसा आप जानते हैं 2 तरह से होता है। हम आपको संक्षेप में बात कर रहे हैं, तभी आंसर फ्रेमिंग हो पाएगी। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी जो पहली बार सुन रहे हों, यही ना समझते हों कि ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एक बेसिक आइडिया हम आपको देते हैं प्रामाणिक ज्ञान के तहत। अब जैसे ऐतिहासिक स्रोत हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक हमारा है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन दोनों शब्दों की बात हुई है आपके प्रश्न में। अब साहित्यिक स्रोत जो है उसमें आप देखेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भारत का भी साहित्यिक स्रोत इतिहास लेखन में अध्ययन में मदद करता है और विदेशी विवरण भी है, वह भी मदद करते हैं इतिहास के अध्ययन और लेखन में।
तो दो भागों में हम लोग उनको बांट लेते हैं। एक तो संक्षेप में हम आपको समझा देते हैं, इनकी विस्तृत क्लास होती है, वहां पर अध्ययन करेंगे, लेकिन आंसर फॉर्मेटिंग के लिए भी जो जो पॉइंट आने हैं उनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तभी आप इसका उत्तर समझ पाएंगे। खासतौर से वे विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे या लेखन पहली बार सीख रहे होंगे, विस्तार से आपकी क्लास इसकी होती है। अब यहां पर आप भारतीय साहित्यिक स्रोत और विदेशी साहित्यिक स्रोत दो भागों में आप इसको बांटते हैं। जब भारत का आप साहित्य देखेंगे तो उसमें देखेंगे मोटे तौर से भारतीय साहित्य को भी दो भागों में बांट लिया जाता है। एक भाग इसमें हो जाता है धार्मिक साहित्य का, और दूसरा जो भाग हो जाता है वो लौकिक साहित्य का। ये दूसरा भाग हो जाता है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य का जब आप अध्ययन करेंगे, जो धर्म से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से, उसमें दो भागों में उसको हम बांटते हैं। उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला जो है उसको ब्राह्मण साहित्य हम कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य। और दूसरा जो होता है वो ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण धर्म के अलावा जो धर्म है उनसे जुड़ा हुआ साहित्य वो ब्राह्मणेतर साहित्य हो जाता है, ब्राह्मणेतर। और विदेशी साहित्य को भी हम जब आप अध्ययन करेंगे तो विदेशी साहित्यिक स्रोत जो है उनको तीन भागों में हम बांटते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा चीनी लेखकों के बारे में, चीनी लेखक है या तिब्बती लेखक है। आपने भी आरंभ भी किया होगा, एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा, तो आपने ह्वेनसांग के बारे में, फायान के बारे में, इत्सिंग के बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा अरबी लेखक है, फारसी लेखक हमारे पास है, और यूनानी लेखक है। मोटे तौर से आपको ऐसा समझना है। अब ये जो हमारा ब्राह्मण साहित्य आता है, इसके अंतर्गत जो आप साहित्य पढ़ते हैं वेदों के बारे में, वेदों में वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराणों के बारे में, महाकाव्य के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं, स्मृति ग्रंथ जो होते हैं, वो सब ब्राह्मण साहित्य में आ जाते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य में जैसे बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, ये भी धार्मिक साहित्य है, ये भी धार्मिक साहित्य है। और ये लेकिन ब्राह्मण साहित्य से अलग है। जब आप धर्मों का अध्ययन करेंगे तो ये बात आपको पता चली। इसमें मोटे तौर से आपको समझना है, जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो साहित्यिक स्रोतों में हम, भारतीय साहित्यिक स्रोतों में हम, एक तो धार्मिक हो गया, लौकिक हो गया। लौकिक का मतलब जो धर्म से अलग है, जो इस लोक के बारे में, सांसारिक इतिहास के बारे में सूचना देते हैं, सांसारिक सूचनाएं हमें दे रहे हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसे कालिदास की रचनाएं, जैसे अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, भास की रचनाएं हैं, शूद्रक की रचनाएं हैं, वो सब लौकिक साहित्य में आएगा। साहित्य में धार्मिक और लौकिक के साथ साथ थोड़ा सा और भी आपको जोड़ना पड़ता है, जो कि धार्मिक साहित्य का भी हिस्सा हो जाता है, लौकिक साहित्य का भी हिस्सा हो जाता है, वो संगम साहित्य। अलग से यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जब क्लास होती है तो इसको सामान्य रूप से हम तीसरे भाग में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लौकिक जीवन के बारे में भी सूचनाएं मिलती हैं और दक्षिण भारत के आरंभिक धर्मों के बारे में भी सूचना मिलती है। इनका बड़ा विशेष महत्व है। संगमकालीन आपने महाकाव्यों के बारे में पढ़ा होगा, मणिमेखलाई एंड सो ऑन, ऐसे ग्रंथों के बारे में। तो सब संगम साहित्य है। 5 महाकाव्य हैं, 2 अप्राप्य थे, 3 हैं, और बहुत सारा साहित्य है। संगम साहित्य में उसका अध्ययन करेंगे हम। तो ये तो हमारा साहित्यिक स्रोत है, इससे हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं। अब जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें क्या क्या आता है? पुरातत्व यानी जो उत्खनन से हमें मिल रहा है, या भवन स्मारक वगैरह है, अभिलेख वगैरह जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो वो हमें एक संक्षेप में हम जान लेते हैं। क्योंकि अपने आप में अगर आप चीनी साहित्य लेते हैं तो अपने आप में विषय हो जाता है, विदेशी साहित्य अपने आप में विषय है ही,
अरबी लेखक में एक एक लेखक, इब्न बतूता, अल बरूनी, ये सभी के लेखक अलग से इन पर प्रश्न बनते हैं। एक बहुत बड़ा विषय अपना है, उसको हम बहुत ब्रीफ में आपको समझा रहे हैं। अब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जैसे हमारे अभिलेख आते हैं, अब अभिलेखों का क्या महत्व है, यहां से अलग से प्रश्न आया है, लेकिन इसमें क्या क्या आते हैं पहले से थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अभिलेख आते हैं, इसमें सिक्के आते हैं, इसमें जो मूर्तियां हमें मिलती हैं वो सब आती हैं। जैसे आप अमरावती कला के बारे में, गांधार कला के बारे में, मथुरा कला के बारे में पढ़ते हैं तो मूर्तियों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं। या जो भवन स्मारक हमें मिल रहे हैं, भवन स्मारक है, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। या जो उत्खनन वगैरह हो रहा है, उत्खनन से जो हमें सामग्री मिल रही है वह भी इसके अंतर्गत आ जाता है, उत्खनन सामग्री। तो इस तरह से चीजें इस पे आती हैं। बहुत सारी शिल्पगत वस्तुएं, उत्खनन में बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। उसमें आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता वगैरह में कि उन्हीं से सारा पूरा का पूरा जो सभ्यता के बारे में हमें ज्ञान है वो उत्खनन से प्राप्त सामग्री के ही आधार पर है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हमें पाषाण काल के बारे में पूरा ज्ञान होता है, हड़प्पा काल के बारे में पूरा ज्ञान होता है। पाषाण काल के भी जो विविध काल हैं, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल, सब सूचना यहीं से आ रही है। बहुत सारी और मृदभांडों पर आधारित हमारी संस्कृतियां हैं। आप पढ़ते हैं OCP कल्चर, आप पढ़ते हैं NBPW कल्चर, जो हमारे मृदभांड हैं वो सब सूचना यहीं से आ रही है। PGW कल्चर, सब सूचना यहीं से आ रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हिस्टोरियोग्राफी में ये बात आपको समझना है कि पुरातात्विक स्रोतों पर बहुत बल दिया जा रहा है, इसलिए प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। इसलिए हमने 3-4 प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा विद्यार्थी ने पूछा, वो साहित्यिक स्रोतों पर ही आधारित था, वैदिक साहित्य पर आधारित था। लेकिन उन प्रश्नों में हमने ये प्रश्न बेहतर समझा कि इसमें दोनों पक्ष आपके समाहित हैं, तो मैं आपसे दोनों पक्षों के बारे में विस्तार से तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत ठीक ठीक बात कर पाऊंगा, जिससे आपकी समझ अच्छी हो पाएगी स्रोतों के बारे में। प्रश्न जो हम यहाँ उठा रहे हैं, कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ने हमारा प्रश्न नहीं लिया, तो आप आइए हमारे पास मिल लीजिए। शाम को 4 से 6 मिलेंगे एवरी संडे। यदि आप बाहर भी हैं तो आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, उत्तर लिखें। मैं आपको पूरा आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं, अपना आंसर हमारे पास भेजते हैं, तो मैं वादा तो नहीं करता हूं जो लोग दिल्ली से बाहर हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय निकाल कर, चूंकि आप जुड़ चुके हैं हमारे से, तो हम 1-2 उत्तर आपके देख लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं आपको वादा करता हूँ, लेकिन 1-2 प्रश्नों के माध्यम से ही मोटा मोटा आपकी शैली कैसी है, आपकी भाषा कैसी है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चे वैसे भी हमारे से मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए साहित्यिक स्रोतों, प्रश्न जो आपका आया है ये तो आपने समझ लिया है कि कौन कौन सा पक्ष है, लेकिन प्रश्न यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो मूलभूत हमारी समझ है। प्रश्न की ओर थोड़ा सा फिर लौटते हैं हम। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? यानी यहां पर साहित्यिक स्रोतों का जो महत्व है वो आपको समझना होगा। साहित्यिक स्रोतों की जो सीमाएं हैं, बेहतर कैसे, यानी साहित्यिक स्रोतों से हमें कुछ सूचनाएं नहीं मिल रही हैं या ठीक ठीक नहीं मिल रही हैं, तभी तो बेहतर समझ होगी पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से। यदि साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से हमें पूरी समझ प्राप्त हो गई होती तो ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता, पुरातात्विक स्रोतों का कोई महत्व ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, जब आप इसके टुकड़े बना रहे थे तो प्रायः एक शब्द था, साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में एक शब्द था, सहायता करते हैं, टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना है। तो कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप साहित्यिक स्रोतों के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, उनकी विशेषताएं क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं, हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं इतिहास लेखन में, साहित्यिक स्रोत कैसे उपयोगी है और कैसे उनकी सीमाएं हैं, ये बात आपको समझनी होगी। और सीमाओं को भरने में अगर मदद कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत तो बेहतर है हमारे लिए। पुरातात्विक स्रोत बेहतर समझ बना रहे हैं,
या ऐसा भी हो सकता है, आज की हिस्टोरियोग्राफी में क्या है, आज की हिस्टोरियोग्राफी में साहित्यिक स्रोतों को पुरातात्विक स्रोतों से मिलाकर लिखने की प्रवृत्ति है। जो शोध होते हैं उनमें पुरातात्विक स्रोतों पर बहुत बल है। आप अपने प्रश्नों को उठाइए, आप अपने प्रश्नों को उठाइए और 2010 के बाद के प्रश्नों को देखिए। आप देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक लेख हमने क्रॉनिकल में लिखा था। क्रॉनिकल अगर आप पुरानी विद्यार्थी हों या आपके बड़े भाई साहब एग्जाम दे रहे हों, क्योंकि उसके बाद हम 2000 से 2010 के मध्य तो मैं लेखन में बहुत सक्रिय था, तमाम पत्र पत्रिकाओं में लेख हमारे छपते थे। उसमें 2010 में क्रॉनिकल में मुख्य परीक्षा में आप अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, पेज नंबर 179, यहाँ आज भी मुझे याद है, आप वहाँ देखेंगे संग्रह होता है, क्रॉनिकल पत्रिका महत्वपूर्ण होती है, वहाँ पर ये छपा था। वहाँ पर हमने बताया था कि आने वाला जो समय होने वाला है उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ जो पुरातात्विक स्रोतों से जुड़ी हुई जानकारियों से जुड़े हुए हैं। इस बात पर हमने विशेष बल दिया था। अगर ये लेख मिले तो आप उसको जरूर पढ़ें, अगर नहीं भी है तो हम यहाँ एक एक करके, पूरी बात तो नहीं, थोड़ी थोड़ी बात करके प्रत्येक रविवार को 10 बजे हम प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने उन बातों को रखेंगे और जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। अंतिम सफलता के प्रति आप आश्वस्त हो सकते हैं, बशर्ते जो बातें यहाँ बताई जाती हैं, जो यहाँ कराया जाता है उसको आप करें और कनेक्ट हो करके बाय एनी मीन्स कैसे भी आप हमसे व्यक्तिगत रूप से या कैसे भी मिल करके उनको एक बार वेरीफाई करा ले, एक बार उनको चेक करा ले कि उसमें कहीं कोई दोष ना रह जाए, कहीं उसमें कोई कमी न रह जाए। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि हमने ये तो समझ लिया है कि पूरा स्रोत क्या होते हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए साहित्यिक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हमें मिल रहे हैं, कहीं कहीं आप देखिए पूरा का पूरा वैदिक काल वो साहित्यिक स्रोतों पर ही आधारित है। पुरातात्विक स्रोतों की बहुत सारी सीमाएं हैं, वहां पर हमें बहुत कम प्राप्त हुए हैं। पूरा वैदिक काल ही इसीलिए कहा जाता है कि उसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से होता है। तो साहित्यिक स्रोत इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत है, उनका विशेष महत्व है। उन पर आधारित जो हमारा लेखन हुआ विशेष, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम उस समय के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में सब कुछ सूचनाएं दे रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और उस समय के समाज के बारे में, समाज के विविध पक्षों के बारे में विशेष सूचनाएं दे रहा है। वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के बारे में सूचनाएं मिल रही हैं। और जो 3 अन्य वेद हैं या बाद का जो वैदिक साहित्य है, उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं। पुराणों से तमाम प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, विविध शासकों की वंशावलियां प्राप्त हो रही हैं। अलग अलग से इन पर प्रश्न आए हैं, उनकी चर्चा या तो हम बाद में करेंगे या क्लास में करते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है क्या, साहित्यिक स्रोतों की बहुत सारी सीमाएं हैं। तो पहले उन सीमाओं को हम समझेंगे और उन सीमाओं को दूर करने में कैसे हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मदद कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सूचनाएं हमें साहित्यिक स्रोतों से मिल रही हैं, अगर पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उनकी पुष्टि हो जाती है तो वह बात बिल्कुल 100% प्रमाणिक हो जाती है। जो बात साहित्यिक स्रोतों में है, अगर वही पुरातात्विक साक्ष्य उसको पुष्ट कर रहे हैं तो 100% कन्फर्म हो जाती है बात। और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें साहित्यिक स्रोतों से नहीं मिल रही हैं, वो पुरातात्विक स्रोतों से मिल रही हैं। तो एक प्रकार से ये पूरक बन जाते हैं। बिना एक दूसरे की मदद के अच्छा इतिहास लेखन संभव ही नहीं है आज की तिथि में। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए कि हम पहले बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के महत्व और सीमाओं के बारे में, और फिर बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत और उसकी सीमाओं के बारे में। फिर कैसे आप अपना उत्तर लिखेंगे, कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, उस पर हम आएंगे। यहाँ पर आप देखिए, जैसे साहित्यिक स्रोत आपने समझ लिया है। अब साहित्यिक स्रोत का महत्व तो अभी हमने चर्चा किया, लेकिन इस प्रश्न में
जो है वो सीमाओं पर थोड़ा ज्यादा आपको समझना होगा। अपने उत्तर में सीमाओं को ज्यादा वेटेज देना होगा। इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य मदद कर रहे हैं। जो साहित्यिक साक्ष्य में है, पुरातात्विक साक्ष्य अगर पुष्ट करते हैं वो ठीक है। जो यह नहीं है, जो इसकी सीमाएं हैं साहित्यिक स्रोतों को, उनको कैसे पुरातात्विक स्रोत दूर कर रहे हैं, इस बात को हम लोग समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। अब साहित्यिक स्रोत का जो महत्व है, अभी हमने वैदिक काल तमाम ग्रंथों के बारे में हमने बात किया, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं उनको थोड़ा सा समझना है इस प्रश्न के उत्तर लेखन के लिए। अब साहित्यिक स्रोतों की जो सीमा है, पहली सीमा तो यही है भारतीय साहित्यिक स्रोतों की कि कभी कभी उनके काल के बारे में, उनके काल के बारे में पता नहीं चलता। उनके काल के बारे में, जैसे वैदिक साहित्य कब लिखे गए, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। यद्यप भाषा शास्त्रियों ने यह बता दिया है कि ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 तक और 1000 से 600 तक हमारा उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक साहित्य जुड़ा हुआ है। लेकिन आधुनिक शोध, जैसे अभी बहुत सारे सेमिनार हुई वैदिक साहित्य को लेकर के, अब ये वैदिक साहित्य का जो समय है वो 4000 5000 ईसा पूर्व के आसपास ले जा रहे हैं। आज भी विद्वानों में इसमें मतभेद है। सामान्य रूप से जो हम समझते हैं वैदिक काल को, वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक समझते हैं। तो काल को लेकर के बहुत सारी सीमाएं हैं। काल की सीमा है, यानी ये कब लिखे गए। अब जब समय ही नहीं है, ज्ञात है, तो इतिहास लेखन का जो हम करते हैं, इतिहास का जो लेखन करते हैं, उसके दो आधार स्तंभ तो होते ही हैं। एक होता है देश और दूसरा होता है काल। एक होता है देश, दूसरा होता है काल। यानी इतिहास में जिस घटना पर हम लिख रहे हैं वो घटना कहीं ना कहीं तो होगी, स्पेस होगा और टाइम होगा। तो जब टाइमी ग्रंथों का नहीं पता नहीं है तो वस्तुनिष्ठ हम इतिहास कैसे लिख पाएंगे। दूसरा, देश की सीमा है, कहां लिखे गए, देश की सीमा है, कहां लिखे गए। वैदिक साहित्यों की रचना कहां हुई, एक अनुमान किया जा सकता है। पुराणों की रचना कहां हुई, कब लिखे गए, एक अनुमान किया जा रहा है। अभी भी उन पर शोध जारी है। तो बहुत सारे ग्रंथों में, इसके बाद जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं, तो साहित्यिक ग्रंथ में क्या होता है, जो लेखक होता है, जो लेखक होता है उसका पूर्वाग्रह होता है, उसका अपना पूर्वाग्रह शामिल होता है। हम अगर लेखन कर रहे हैं, आप अगर लेखन कर रहे हैं, तो आपका विचार जैसा है, जो राजा के प्रति दृष्टि है, समाज के प्रति दृष्टि है, समाज के विविध पक्षों के प्रति जो दृष्टि है, उसको आप अपने लेखन में शामिल करेंगे। आपका पूर्वाग्रह तो अनिवार्य रूप से शामिल हो जाएगा। और कभी कभी यदि लेखक ये दृष्टिकोण ही अपना ले कि राजा को खुश करना है, तो वो तो इतिहास लेखन के लिए अच्छी बात नहीं होगी। उसके माध्यम से वैज्ञानिक इतिहास लेखन संभव नहीं हो पाएगा। तो लेखक का पूर्वाग्रह शामिल होता है। यदि बहुत सारा, आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारा साहित्यिक स्रोत ऐसा भी है जो प्रशस्ति परक है, प्रशस्ति परक है, यानी प्रशंसा में लिखा गया है। अब राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो साहित्य है वो ठीक ठीक कैसे हो सकता है, उसके आधार पर वैज्ञानिक लेखन कैसे हो सकता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। दूसरी बात, जो साहित्यिक स्रोत हमारे पास मिले हुए हैं, जो साहित्यिक स्रोत हमारे पास हैं, उनमें से विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव है। विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। प्राचीन काल के संदर्भ में यदि आप देखें, खास तौर से प्राचीन काल के संदर्भ में, तो विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव है। एक जा करके कल्हड़ की रचना आपको मिलेगी, ऐतिहासिक रचना, उसके पहले आप देखेंगे ऐतिहासिक रचना का तात्पर्य यहाँ सिर्फ यही है कि देश और काल की अवधारणा पर वो ग्रंथ नहीं लिखे गए, इन अवधारणाओं पर वह ग्रंथ रचे नहीं गए हैं, उनकी रचना इन आधारों पर नहीं हुई है। अगली सीमा यह भी है कि जो भी लेखन हुआ है साहित्यिक स्रोतों में, जो लेखन हुआ है उसमें ऐतिहासिक बाधाओं को चिन्हित नहीं किया गया है, ऐतिहासिक बाधाओं को चिन्हित नहीं किया गया है। ऐतिहासिक बाधाओं को
चिन्हित नहीं किया गया है। यानी तमाम समस्याएं थी प्राचीन काल के समाज में, जैसे बहुत जाति पर बहुत बल, जाति है या छुआछूत है, अस्पृश्यता है, अन्य प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर बहुत बल नहीं है। इसके अलावा जो लेखन हुआ है लौकिक साहित्य में देखा गया है उसमें समाज के ऊपर के वर्गों का ज्यादा सूचनाएं हैं, समाज के निम्न वर्गों की सूचनाएं नहीं है। तो यह भी एक सीमा के रूप में हो जाता है, एक समाज के निम्न वर्ग की सीमा नहीं है, निम्न वर्ग की सूचना कम है, ऐसा आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो सीमाएं हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी। वैदिक साहित्य जो आपका पूरा का पूरा लिखा गया है, पुराण वगैरह लिखा गया है, स्मृति ग्रंथ हैं, वो धर्म परक ज्यादा है। यानी उसमें भौतिक जीवन के बारे में, लौकिक जीवन के बारे में सूचनाएं बहुत कम प्राप्त हो रही हैं। तो जो आप ऐसा भी लिख सकते हैं साहित्यिक स्रोत की सीमा में कि धर्म पर अत्यधिक बल है, धर्म पर बल, अतिशय बल। तो महत्व तो है इनका, पूरा का पूरा वैदिक काल ही, वैदिक काल आप देखिए, उधर संगम काल देखिए, संगम साहित्य से हमें सूचनाएं मिल रही हैं। संगम साहित्य नहीं होता तो संगम काल के बारे में शायद ही ठीक ठीक लेखन हो पाता। वैदिक साहित्य नहीं होता तो वैदिक काल के बारे में शायद सूचनाएं हमारे पास प्राप्त नहीं होती। तो उनका महत्व क्या है ये तो हम समझते ही हैं, लेकिन ये सीमाएं भी हैं, देश की सीमा है, काल की सीमा है, लेखक के अपने पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारे प्रशस्ति परक लेखन हुआ है। इसके अलावा जो समाज की बाधाएं हैं उनके बारे में सूचना इनमें नहीं है, जो समाज का निम्न वर्ग है उनके बारे में सूचना नहीं है, विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव है, धर्म पर बल है, ये इनकी सीमाएं हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इन सीमाओं के बाद अगर आप पुरातात्विक स्रोतों को देखें, अब पुरातात्विक स्रोत जो है सो है, अगर वहां मूर्ति मिली है तो मूर्तिकार ने जो उसमें चिन्हित किया है उसमें पूर्वाग्रह नहीं हो सकता। अगर मूर्ति में कोई धार्मिक चिन्ह है तो वो किस देवी देवता का है, यानी धर्म के बारे में पता चल जाता है। अगर कोई सिक्का मिला है तो सिक्का जिन क्षेत्रों में मिले हैं तो सामान्य रूप से ये अनुमान किया जाता है कि वह राज्य उस राजा के राज्य में रहा होगा। अगर सिक्का है तो उस पर कोई धार्मिक आकृति सामान्य रूप से बनी होती है तो धर्म के बारे में सूचना मिल जाती है। वो जो जिस धातु का बना है यानी वहां पर वह प्रचलन में रहा होगा, इसकी सूचना मिल जाती है। धातु शिल्प के बारे में सूचना मिल जाती है, और वो जिस धातु का बना है उससे अर्थव्यवस्था के बारे में भी, कितनी मात्रा में सिक्के बने हैं, मान लेते सोने के सिक्के हैं, ज्यादा मात्रा में बने तो आर्थिक समृद्धता की ओर संकेत करता है। जैसे कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के मिले तो ये माना जाता है कि मरणोत्तर काल में इकोनॉमी कुषाण काल में समृद्ध थी। गुप्तों के सिक्कों में सोने के सिक्के जो सबसे ज्यादा मिले हैं कुषाणों के समय में सबसे शुद्ध मिले हैं, और गुप्तों के समय में सबसे ज्यादा मिले हैं। सबसे ज्यादा तो मिले हैं लेकिन गुप्तों के जो सिक्के हैं उसमें खोट है, उसमें अशुद्धि है। वो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था में पतनशीलता के तत्व आने शुरू हो गए थे, और आगे जा करके कि मुद्रा पर आधारित जो इकोनॉमी है उसमें कमजोरी आती है, इस बात के संकेत मिलते हैं। तो सिक्कों से बड़ी महत्वपूर्ण प्रकार की सूचनाएं मिल जाती हैं। अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की सूचनाएं देते हैं। अब अभिलेख जिस राजा का है ये पता चलता है। अब जैसे अशोक के अभिलेख हैं, महत्वपूर्ण प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं अशोक के अभिलेख से, तो उनसे हमें राजा के बारे में, राजा के शासन काल के बारे में, राजा की नीतियों के बारे में पता चलता है। अभिलेख जहां जहां से मिले हैं, अब ये तो तय है ना कि वो क्षेत्र उस राज्य में रहे होंगे। जैसे मौर्य साम्राज्य का जब आप सीमा विस्तार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे नॉर्थ वेस्ट में, कैसे दक्षिण भारत में, कैसे पूर्वी भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो उस राज्य की बाउंड्री को सिद्ध करते हैं, उसमें कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता। दूसरी बात, किस भाषा में लिखे गए हैं, भाषा के बारे में जानकारी होती है। बहुत सारे अभिलेख बड़े कलात्मक हैं, उनके बारे में सूचना होती है।
तो पुरातात्विक स्रोतों का महत्व बहुत ज्यादा है, यद्यपि इनकी भी सीमाएं हैं। टॉपिक में विस्तार से आप पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोतों की भी सीमाएं हैं। जैसे बहुत सारे स्रोत हमें प्राप्त नहीं है, उत्खनन में उत्खनन की सीमाएं हैं, बहुत सारे स्थलों का उत्खनन नहीं हो पाया है, जो उत्खनन हुआ है उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। बहुत सारे भवन स्मारक जो मिले हैं वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, लेकिन जो भी हमें प्राप्त हुए हैं या उत्खनन लगातार जो भी हो रहा है उससे नई नई सूचनाएं हमें आ रही हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण है कि कभी कभी साहित्यिक स्रोतों में हमें कुछ कालों के बारे में ज्ञान ही नहीं हो पाया, जैसे इंडो ग्रीक के बारे में, हिंद यवन के बारे में। हिंद यवन के बारे में लगभग पूरी सूचनाएं जो हमें उनके सिक्के प्राप्त हुई हैं वहां से हुई है। तो साहित्यिक स्रोतों की सीमा को भरने में पुरातात्विक स्रोत बहुत मदद कर रहे हैं। जैसे सातवाहन के बारे में, सातवाहन के बारे में ज्यादातर महत्वपूर्ण सूचनाएं उनके अभिलेखों से हमें प्राप्त हुई हैं। मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में जो अभिलेख हैं वो महत्वपूर्ण इतिहास लेखन के स्रोत हैं मौर्य काल के बारे में, और उसको साहित्यिक स्रोतों से हम मिलाते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलाते हैं, मेगस्थनीज की जो विदेशी रचनाएं हैं उस समय जो यूनानी लेखकों ने लिखा है उनसे हम मिलाते हैं, उनसे हम उसकी पुष्टि करते हैं और दोनों को मिला करके हम उत्तर लिखते हैं। यानी आप जब पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ऐतिहासिक स्रोतों की जो सीमाएं हैं उनको भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में पूरा सहायक सिद्ध होते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके फेवर में आपको निष्कर्ष निकालना है। ये बात कब पता चलेगी? ये बात तब पता चलेगी जब विषय का पूरा पूरा आपको ज्ञान हो, तो फिर जाकर के आप कमेंट करने में सहायक होंगे। कमेंट कब करेंगे आप? जब विषय का पूरा पूरा ज्ञान हो, जब विषय का प्रामाणिक ज्ञान हो। तो विषय का पूरा पूरा ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान जब आप अध्ययन के बाद ही करेंगे तभी आप कमेंट करना। कि कोई आमतौर से, जैसे आप लड़कों को देखिए, किसी के बारे में टिप्पणी कर देते हैं आम जीवन में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, किसी के बारे में। लेकिन आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, आप ऐसा आप ना करें तो बेहतर है। आप कमेंट तभी करें जब विषय को पूरी तरह से समझ लें, विषय के सकारात्मक पक्षों को समझ लें और नकारात्मक पक्षों को समझ लें। उसके बाद आप अपनी समझ बनाइए, तभी आपको कमेंट करना है। यानी एक बात इस चर्चा से तय हो चुकी है, और वो बात ये है कि हमें ये जो स्टेटमेंट है इसके फेवर में रहना है कि साहित्यिक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं। इसके फेवर में हमको रहना है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कौन कौन से बिंदु हम शामिल करेंगे, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया है कि इसको अगर आप देखें, उत्तर प्रारूप जो हम करेंगे उसको थोड़ा सा देखना है। इसमें जैसे हम पुरातात्विक साक्ष्य एक शब्द हमने लिया था, साहित्यिक साक्ष्य साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं, टिप्पणी कीजिए। अब जैसे हमने उत्तर लिखना शुरू किया, एग्जाम में जैसे आप जाएंगे 2 बार प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसके विभिन्न खंडों को हमने देख लिया है, उसको हम करेंगे और उसके बाद इसका हम उत्तर प्रारूप बनाएंगे, इसका लेखन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात दिमाग में रखनी है कि जो विषय की शुरुआत हमको करनी है, उत्तर लेखन हमको शुरू करना है, वो विषय केंद्रित करना है। इस बात को दिमाग में रखना है। कभी कभी हमने देखा है कि बीए एमए के छात्र आते हैं और उनके मन में ऐसा रहता है कि वो कुछ ऐसी भूमिका बना दें कि एग्जामिनर मस्त हो जाए, खुश हो जाए, वो ऐसी भूमिका बना के बारे में सोचते हैं। जैसे हमने देखा कि अब लिखना है अशोक के बारे में, मान लेते उदाहरण ले लेते हैं, लिखना है अशोक के बारे में, शुरू करेंगे अकबर से, बीएमए के छात्र। अब वो लिखेंगे कि जिस प्रकार मध्यकाल का महान शासक अकबर हुआ करता था, वैसे ही प्राचीन काल में अशोक शासन है। पूछा गया अशोक का धम्म, यहाँ अकबर की क्या जरूरत है? जरूरत है, तुलना कर सकते हैं। जैसे धम्म का हमने अचानक उल्लेख किया
तो अगर धम्म दीन इलाही से तुलना करना है तो आगे आप अपना शुरू करिए, प्रश्न तो आगे तुलना करिए आप मान लेते हैं अशोक की तुलना समुद्रगुप्त से, कभी ऐसा उठा लेंगे आप, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना, तुलना करना है तो आगे करना है। विषय की शुरुआत विषय केंद्रित हो, जो विषय आपसे पूछा गया है उसी पर आधारित आपका पहला पैराग्राफ, पहली लाइन होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो भूमिका, एक बात हम सामान्य रूप से बच्चों को कहते हैं, एक तो भूमिका लिखनी नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर प्रारूप है उसमें भूमिका, यहां भूमिका से आशय बिल्कुल स्पष्ट हमने कर दिया है, वो बीए एमए वाला नहीं चलेगा। मेरा अनुभव क्या है, एक देखा हमने कि अनुभव ये है कि जो बीए एमए से बच्चे हमारे पास आए, बीएमए से जो बच्चे आए हैं उनको इतिहास सिखाने में थोड़ी सी हमने देखा ज्यादा मेहनत हमको करनी पड़ी, और जो बच्चे बीएससी एमएससी या बीटेक करके आए उनको सिखाने में बहुत सारी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। 2008 में दो विद्यार्थी सफल हुए थे, एक का नाम अनुराग दुबे और दूसरे कपिल राज। कपिल राज ने यूपी में भी 7th पोजीशन हासिल किया था, दोनों ने बीटेक किया था। और ऐसे और बहुत सारे विद्यार्थी जो बीए में आए और बीए करके आए हमारे पास, एक राजकिशोर नाम के विद्यार्थी हुए, बहुत लंबे समय तक आईएएस इंटरव्यू दिया, बहुत लंबे समय तक तैयारी किया, झारखंड में डिप्टी एसपी हुए। अनुराग दुबे 2008 में सिलेक्टेड है आईआरएस पोस्ट पे, कपिल राज भी समकक्ष ही हैं, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ। तो ये हमने देखा कि दो बातें यहाँ देखी इन लोगों से। एक तो ये देखा कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनमें एक बीए एमए का अपना विकास होता है, वो एक बहुत बार समझाने के बाद ही अपनी शैली बदल पाते हैं। साइंस के बच्चों को हमने ये देखा कि उनको एक बार बताने के बाद कि विषय केंद्रित बेटा लेखन करना है, शब्दों की सीमा है 200-300 शब्दों में, तो आज के समय में आपको उत्तर लिखना है, तो विषय की ही सारी बात आप लिख लें, यही बहुत मुश्किल होगा। आपको गागर में सागर भरना है, ये बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। जब तक आप अभ्यास नहीं डालेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक लिखना, अच्छा लेखन करना बहुत मुश्किल कार्य होगा। इसलिए आप जितना इसमें प्रयास कर सकते हैं, लेखन में जितना प्रयास कर सकते हैं, आप दिन में 1 प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्न का उत्तर, 5 प्रश्न का उत्तर लिख करके अभ्यास करते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। आप जो भी टॉपिक पढ़ें, मेंस में क्या प्रश्न पूछा गया है उसको आप निकालिए, उसके बारे में आंसर फॉर्मेटिंग करिए, उसको लिखिए। ये आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है, आईएएस बनने के लिए बहुत जरूरी है, और तभी आप आईएएस बन पाएंगे। तो इन बच्चों के जो बहुत सारे अनुभव हैं, हम आपको बहुत सारे उदाहरण भी देंगे, आप मिलेंगे तो मैं इनकी कुछ बच्चों की कॉपियां भी हमारे पास रखी हुई हैं, 40-50 नोट्स दिए, 1-2 बच गए उसमें से, वो रखे हुए हैं, मैं उनको दिखाऊंगा भी कैसे लेखन करते हैं, कैसे सुधार उसमें सब हुआ था। तो वो बच्चे जल्दी बात पकड़ते हैं, तो आप जितनी जल्दी बात मान लेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। आप अपने ज्ञान को बड़ी अतिशयोक्तपूर्ण ढंग से लिखने की जो बात आपके मन में रहती है, ये बड़ी अलंकारिक भाषा में लिखने की बात रहती है, उसको थोड़ा सा यहाँ भूलना है। बड़ी सरल शब्दों में, सहज शब्दों में जो विषय हमारा पूछा गया है उसको प्रस्तुत करना है। तो भूमिका हमारी विषय केंद्रित होगी, भूमिका हमारी विषय केंद्रित होगी। अब जैसे यहाँ विषय हमारा पुरातात्विक स्रोत है, तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में इतिहास लेखन के अध्ययन और उसके लेखन के लिए साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों को मिलकर लिखने की एक परंपरा प्रचलित है। मानविकी विषयों में आप कैसे भी शुरुआत ले सकते हैं, ये एक मानक है, आपको जरूरी नहीं है ऐसे लिखना है, आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत हम साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं, ये लाइन आप बना सकते हैं। आप तो कैसे भी आप अपनी लाइन बना सकते हैं, वो जो लाइन होनी चाहिए, वो जो विषय आपसे पूछा गया है उसी पर आधारित होनी चाहिए। अब इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आप बनाइए जो साहित्यिक स्रोतों पर आधारित है। आप बताइए कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य
दोनों को हम लेते हैं। भारतीय साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्य आता है, आप उदाहरण बता दीजिए, जैसे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, एक दो आप अपना एग्जाम्पल दे दीजिए। इधर वेद दे दीजिए, उधर आप बौद्ध साहित्य दे दीजिए। और विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम चीनी साहित्य, अरबी साहित्य और यूनानी साहित्य को शामिल करते हैं। एक दो लाइन में ये बात आप अपनी समाप्त कर दीजिए। फिर इसके बाद आप ये बताइए कि पुरातात्विक स्रोत में हम इतिहास के अध्ययन एवं लेखन में पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत हम अभिलेखों का, सिक्कों का, भवनों स्मारकों का, मूर्तियों का, चित्रकला का, अन्य जो भी उत्खनन सामग्री है उनको शामिल करते हैं। एक दो लाइन आप यहाँ से बना सकते हैं। जितने छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे उतनी ही तार्किकता आएगी। अभी हम आपको बताएंगे कैसे। टुकड़े तो पहले ही हमने बना लिए हैं, उसको कैसे हम क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे उत्तर लेखन में, इस बात को यहाँ समझना है। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि साहित्यिक जो स्रोत हैं इनका इतिहास लेखन में विशेष महत्व है, लेकिन इस महत्व को हम थोड़ा सा संक्षेप में लिखेंगे। और इसके बाद बताएंगे यद्यपि इनका महत्व है लेकिन तमाम सीमाएं भी हैं साहित्यिक स्रोतों की, आप सीमाओं का उल्लेख करें। तमाम सीमाएं, इसको थोड़ा सा विस्तार दीजिए, क्योंकि इन्हीं सीमाओं को भरने में मदद करेंगे पुरातात्विक स्रोत। जो हमारे पास सूचनाएं हैं साहित्यिक स्रोतों की, अगर उनसे पुरातात्विक स्रोतों की सूचनाएं मिल रही हैं तो स्पष्ट है बातें। और जिनके बारे में सूचनाएं ही नहीं है साहित्यिक स्रोतों में, जैसे हमने इंडो ग्रीक के बारे में आपको बताया, सातवाहनों के बारे में बताया, तो वो तो पूरी की पूरी हमें जो ऐतिहासिक अंतराल है साहित्यिक स्रोतों के, उसको भरने में पुरातात्विक साहित्य मदद कर रहे हैं। तो उन सीमाओं को आप यहाँ पर लिखिए। इसके बाद आप पुरातात्विक स्रोत में क्या है थोड़ा सा समझना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको चलना है। पहले हम बताएंगे कि पुरातात्विक स्रोतों की यद्यपि बहुत सारी सीमाएं भी हैं, जैसे उत्खनन कम स्थलों का हुआ है, सूचनाएं कम प्राप्त हैं, भवन स्मारक मूर्तियां जो मिली हैं वो जीर्णशील अवस्थाओं में हैं, तो पूरी सूचनाएं नहीं दे पाती। यद्यपि जो भी हमें प्राप्त है पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, उनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं। और जैसे हमने आपको अभिलेखों के बारे में बताया है, सिक्कों के बारे में बताया है, ऐतिहासिक अंतरालों को भरने के क्रम में इंडो ग्रीक का तो पूरा का पूरा इतिहास ही सिक्कों पर आधारित है, सातवाहनों का इतिहास अभिलेखों पर आधारित है, मौर्यकालीन अभिलेख कैसे मदद कर रहे हैं उनके बारे में आप बताइए। यानी पुरातात्विक स्रोतों की सीमाओं को पहले लिख दीजिए संक्षेप में, और जो महत्व है उसको थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए, कि ये इसकी महत्व है। इसके बाद आप निष्कर्ष निकालिए, और निष्कर्ष में हमने पहले स्पष्ट कर दिया है चर्चा में, आपको पक्ष में रहना है। आप बताएंगे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों इतिहास लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों को पुरातात्विक स्रोतों से मिलाकर लिखने की परंपरा है। साहित्यिक स्रोतों से हमें महत्वपूर्ण प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, यद्यपि जो उसकी सीमाएं हैं उसको भरने में, ऐतिहासिक अंतरालों को भरने में पुरातात्विक स्रोतों का अपना विशेष महत्व है। इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। या आप जो प्रश्न है उसी भाषा को थोड़ा बदलते हुए कि कैसे साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में अपनी भूमिका निश्चित कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल सिद्ध है। इस प्रकार का आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की फ्रेमिंग बनाएंगे आप। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक वैज्ञानिकता मिलेगी। आपने पहले विषय केंद्रित लेखन किया, आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताया, आपने
फिर उसमें एक स्रोत के लिए आपने उसका उल्लेख किया, फिर आपने उल्लेख किया, फिर आपने साहित्यिक स्रोतों के महत्व और सीमाओं के बारे में लिखा, पुरातात्विक स्रोत की सीमाओं और महत्व के बारे में लिखा, और फिर आपने निष्कर्ष लिखा। तो आप देखेंगे कि इसमें एक आपको तार्किकता दिखाई पड़ेगी, एक वैज्ञानिकता दिखाई पड़ेगी, एक क्रमबद्धता दिखाई पड़ेगी। और जब लेखन हमारा क्रमबद्ध है, संगठित है, तो यानी वैज्ञानिक लेखन हो जाता है, वो वैज्ञानिकता पर आधारित होता है। तो ये हम यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। अब हमें हमें ये देखना है इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है। उत्तर लेखन, उत्तर प्रारूप तो हमने बना लिया, विचार तो हमारा हो गया। अब जो उत्तर लेखन हम करेंगे वो छोटे छोटे पैराग्राफ में करेंगे। कभी कभी हमने देखा है विद्यार्थी लिखना शुरू करते हैं और जब आधा पेज भर गया उनको लगा कि पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया है, तो उन्होंने फिर नया पैराग्राफ चेंज कर दिया। ऐसा लेखन नहीं करना है। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से आप जैसे मान लेते हैं कि आपको ये उत्तर पत्रक मिला, आप अपना उत्तर पत्रक कुछ इस प्रकार का बनाइए। जैसे ये हिस्टोरिका का है अपना उत्तर पत्रक, दोनों ओर थोड़ा सा आप अपना पटरी से खींच लीजिए। बाजार में भी मिलते हैं, आप हमसे मिलेंगे तो एक कॉपी लेकर के फोटो स्टेट भी आप इसका करा के रख सकते हैं। और इसके बीच में ही आपको लेखन करना है, साइड में आपको नहीं लिखना है, नीचे आपको नहीं लिखना है। तो इसमें जो आपको ये इस प्रकार का मिलेगा, तो इसमें कैसे आप अपना लेखन करेंगे इसको थोड़ा सा आप देखिए। जैसे ये पत्रक आपको मिला, अब इस पत्रक में जो जितने भाग में लिखना है उतना हमने ले लिया, बीच का हमने ये आपको छोड़ दिया, ये हमने छोड़ दिया। यहाँ आपको नहीं लिखना है, यहाँ आपको नहीं लिखना है। आपने अपनी बात शुरू की, मान लेते हैं इसमें भूमिका है, आपको 2 लाइन लिखना है, तो थोड़ा सा 1-2 शब्दों को छोड़ते हुए आपने ये एक पैराग्राफ आपने लिख लिया, एक पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, जितना आपने एक लाइन से दूसरे लाइन में गैप किया है उतना ही आप उसका डबल लगभग कर दीजिए, फिर एक नया पैराग्राफ बना लीजिए आप। और ये बताइए कि साहित्यिक स्रोत में ये आता है, ऐसा लिखे। फिर आप ये बताइए कि पुरातात्विक स्रोत में ये आता है, और फिर उसके बाद आप साहित्यिक स्रोत की सीमाओं के बारे में बताइए। यहां पर आप देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे, लेकिन एक बात का और ध्यान में रखना है, जहां आपको अवसर मिले उसको बिंदु में भी बदल दीजिए, बिंदुवार बना दीजिए। अब जैसे साहित्यिक स्रोत की सीमाएं क्या है, इस पर हमको बल देना है, तो आप बताएंगे साहित्यिक स्रोतों का यद्यपि विशेष महत्व है लेकिन इसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। तो इस छोटे से पैराग्राफ में भी आप छोटे छोटे बिंदु बना सकते हैं, छोटे छोटे बिंदु बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप करेंगे, ऐसे ही आप दूसरे पेज में जो भी जगह होगी आप पुरातात्विक स्रोतों के बारे में लिखेंगे, उसकी सीमाएं क्या है, उसके महत्व क्या है। तो महत्व को फिर आप ऐसे, अगर आपको मान लेते हैं 5 बिंदु लिखने हैं, तो आप इसमें 1-2 लाइन लिखने के बाद 1, 2, 3 आपने बिंदु बना लिया, और उसके बाद आपने निष्कर्ष लिख दिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो उत्तर लेखन होगा उसको जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आप एक बार करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। आप एक लाइन से दूसरा लाइन जुड़ा हुआ है, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जुड़ा हुआ है, दूसरे पैराग्राफ से तीसरा पैराग्राफ जुड़ा हुआ है, और आपने जो भी आपकी प्रामाणिक ज्ञान था उसके तहत आपने निष्कर्ष निकाला। और निश्चित तौर पे जब आप ऐसा लेखन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी आपको स्कोप मिलेगा फ्लो चार्ट बनाने का। जैसे हमने आपको, अगर मान लेते हैं ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पूरे ऐतिहासिक स्रोतों को लिखना है बड़े वस्तुनिष्ठ तरीके से, तो जो चार्ट हमने बनाया था कि ऐतिहासिक स्रोत 2 भागों में बांटना है, फिर उसके बाद साहित्यिक स्रोत एंड पुरातात्विक स्रोत, जैसा हमने आपको पहले बनाया था, आपने देखा होगा, वैसा आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, पाई चार्ट भी बना सकते हैं। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी हम आपको बताएंगे कि कहाँ आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है, कैसे प्रश्न में आपको बिंदुवार आना है, कहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कहाँ आप मैप का इस्तेमाल करेंगे। ये सब बात हम इसी क्लास में आपको बताएंगे। जैसे जैसे हमें प्रश्न मिलेंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कि किन किन बातों को शामिल करेंगे। तो एक ये चर्चा थी कि जो आपने प्रश्न पूछा था कि कैसे उसका उत्तर प्रारूप बनाएं,
तो उसका एक निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी चर्चा आपके लिए बड़ी लाभदायी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 का कोई प्रश्न उठाएंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर जो हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी का सिलेबस है, यूनिट 2 का सिलेबस 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। और यूनिट 2 के सिलेबस को देखिए और विगत वर्षों के प्रश्नों को देखिए, विगत वर्षों के प्रश्न को देखें और विगत वर्षों में किस प्रश्न की आप फ्रेमिंग चाहते हैं उसको आप टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, द हिस्टोरिक IAS के, या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। उनमें से जो उपयुक्त होगा, जिस विद्यार्थी का मुझे लगेगा उपयुक्त है, उसको हम बताएंगे। अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि हमारा प्रश्न नहीं उठाया गया है, तो आप शाम को 4 से 6 बजे तक आप प्रश्न लेकर आ जाइए। कैसे फ्रेमिंग बनना है हम आपको समझाएंगे, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। 4 से 6 के मध्य हम बुलाएंगे, लेकिन कब बुलाना है, किस दिन बुलाना है, संडे को किस संडे को बुलाना है, ये थोड़ा आप हमारे को आज़ादी थोड़ा सा दे दीजिएगा, क्योंकि एक साथ 2, 3, 4 विद्यार्थियों से ज़्यादा बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिन विद्यार्थियों को उचित समझेंगे उनको हम बुलाएंगे। तो आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 7042098868। आप टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, सभी से आप जुड़िए और व्हाट्सएप करिए अपने प्रश्न को, या टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। हम फिर आपसे मिलेंगे। कब मिलेंगे? एवरी संडे एट 10 AM, 10 बजे हम प्रत्येक रविवार को आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।